नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति यानी कि दैट इज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि बिंदु यानी पॉइंट 4-3 निम्न में से फॉलोइंग में से किस रेखा पर यानी किस लाइन पर स्थित नहीं है, लाइज नहीं है। 2x + 3y + 1 = 0, x + 2y + 2 = 0, x + y - 1 = 0 एंड x - y + 1 = 0। देखो सबसे तो यहाँ पर ये हमें ढूंढना है कि ये जो बिंदु है तो ये बिंदु निम्न में से किस रेखा पर स्थित नहीं है, लाइज नहीं है, लाइज नहीं है, नॉट। देखो पहली बात तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनेगा, विकल्पों पर से हल होगा। देखो यहाँ पर हमें ढूंढना है कि किस रेखा पर लाइज नहीं है, मतलब उल्टा यदि ये पॉइंट लाइन पर स्थित है मतलब लाइज करता होगा तो देखो ये पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। यदि लाइज नहीं होगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं कर। देखो फिर से बात देखो, यदि हमने कोई लाइन देखो ये हमारा देखो ये हमारा देखो एक्स वाई प्लेन हो गया, ये हो देखो ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है यानी एक्स वाई समतल है, एक्स वाई समतल। देखो इसमें ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये हमारा वाई अक्ष होता है। फिर से देखो यहाँ पर ये हमारा एक्स वाई प्लेन है यानी एक्स वाई समतल। इसमें ये लाइन एक्स अक्ष होता है और ये लाइन वाई अक्ष होता है, वाई एक्सिस होता है। अब देखो यहाँ पर मान लो सपोज कोई एक लाइन ऐसा है, कोई लाइन एक ऐसा है। देखो ध्यान देखो यहाँ पर हमने मान लियो इस रेखा पर का यानी इस लाइन पर का कोई बिंदु एक लिया, कोई पॉइंट एक लेकिन ये पॉइंट क्या करेगा, इस लाइन को संतुष्ट करेगा यानी सैटिस्फाई करे। मतलब लाइन पर के सभी पॉइंट, रेखा पर के सभी पॉइंट, लाइन पर के सभी पॉइंट, रेखा पर के सभी पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन यानी रेखा के समीकरण को संतुष्ट करती है। फिर से देखो लाइन के ऊपर के हम कोई भी बिंदु लेंगे, कोई भी पॉइंट तो देखो वो पॉइंट ये लाइन के इक्वेशन रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, रेखा को संतुष्ट करेगा। देखो यहाँ पर देखो हमें ढूंढना है कि स्थित नहीं है, लाइज नहीं, मतलब यहाँ पर संतुष्ट नहीं होगा वो नहीं। देखो कि ये पॉइंट हमें निकालना है कि ये पॉइंट किस लाइन के इक्वेशन में रखे, ये पॉइंट हम किस लाइन के इक्वेशन में यानी किस रेखा के समीकरण में रखे तो ये संतुष्ट ना हो यानी सैटिस्फाई ना हो, संतुष्ट ना हो यानी सैटिस्फाई। देखो पहले हम इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रखते हैं, इस समीकरण में रखते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं। मतलब पहला जो होता है वो एक्स होता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट होता है, मतलब एक्स निर्देशांक होता है, मतलब एब्सिसा होता है। आगे दूसरा जो होता है दूसरे प्लेस पर होता है वह ऑर्डिनेट होता है। मतलब देखो एब्सिसा मतलब भुज, एब्सिसा मतलब भुज और आगे देखो ऑर्डिनेट मतलब कोटि, ऑर्डिनेट मतलब कोटि मतलब वाई,
वाई मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वाई निर्देशक। फिर से एक बार, जो पहला हो देखो ये ऑर्डर नहीं होता है, पहला एक्स होता है, देखो पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, मतलब पहला यहाँ पर एक्स है, मतलब ये भुज है, यानी कि एक्सिस है, मतलब एक्स निर्देशक यानी एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा जो है ये कोटि है, मतलब ऑर्डिनेट है, मतलब वाई निर्देशक, मतलब वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट। इन शॉर्ट पहला एक्स होता है, दूसरा वाई। तो देखो अब इसको अब ये चारों इक्वेशन में रखना है, चारों समीकरण में पुट करना। देखो पहले इसमें रखते, मतलब x बराबर हमें 4 लेना है, इन y बराबर -3 लेना है, x बराबर 4 लेना है, इन y बराबर -3 लेना है। देखो यदि देखो यहाँ पर हमने x बराबर 4 लिया तो 4 देखो इसमें हम हल करेंगे, साइड पर लिखेंगे नहीं, इसमें हम हल करें। देखो यहाँ पर x 2 4 लेने पर 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। एक देखो यहाँ पर y की जगह पर -3 रखा, तो यहाँ पर 3 दिया 9 का मतलब -9 यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखो 8 - 9 -1 का, और ये +1 ऑलरेडी, देखो -1 +1 0 हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड आ जाएगा। मतलब ये इक्वेशन, ये बिंदु, ये पॉइंट इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है, सैटिस्फाई कर रहा है। ये बिंदु है, ये बिंदु इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है, सैटिस्फाई कर रहा है, मतलब मीन्स दैट ये बिंदु इसी लाइन पर है का है, ये बिंदु इसी लाइन पर का है। हमें उल्टा निकालना है, लाइस नहीं होना चाहिए, स्थित नहीं होना चाहिए, मतलब ये हमारा आंसर नहीं, ये हमारा जवाब नहीं। फिर से अब दूसरे को देखते हैं, इसमें x बराबर 4 लेना है और y बराबर -3। देखो यहाँ पर x बराबर 4, तो यहाँ पर 4 आ गया, 4 आ गया। देखो y की जगह पर -3, तो यहाँ पर -6 होगा, यहाँ पर -6 4, यानी कि देखो -2 हो गया और ये +2 था, मतलब -2 + 2 0 आ जाएगा। मतलब ये बिंदु इस इक्वेशन में रखने पर सैटिस्फाई हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, मतलब ये बिंदु इसी लाइन पर का है, इस लाइन पर स्थित कर रहा है, मतलब लाइस है, लाइस है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं, क्योंकि हमें उल्टा निकालना है, लाइस नहीं होना चाहिए, स्थित नहीं होना चाहिए, वैसा हमें निकालना। इसलिए आगे देखो तीसरा ऑप्शन, x कितना है 4 है, आगे y -3, देखो 4 - 3 1 होगा और 1 - 1 0 हो जाएगा। फिर से ये बिंदु इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट करे, मतलब ये बिंदु इसी लाइन पर का है, 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 यानी इसी लाइन पर स्थित है, इसी लाइन पर लाई करता है, मतलब ये भी हमारा आंसर है। तो इसका मतलब ये वाक्य जाहिर सी बात है कि ये हमारा डी विकल्प ही सही विकल्प होगा, मतलब ये इक्वेशन हमारा सही आंसर होगा। कैसे? देखो यहाँ पर x कितना 4 रखा, 4 है, 4 है, y कितना है -3 है, यहाँ पर देखो ऑलरेडी माइनस पहले था, ये -3 रखा था, यहाँ पर +3 होगा और x 4, तो x 4 है और y देखो, ये देखो x 4 है और यहाँ पर हमारे पास +3 है, 4 3 7 हो गया और प्लस यानी 8 मिलेगा, यानी 8 बराबर 0 नहीं होता है, 8 बराबर 0 नहीं, मतलब संतुष्ट नहीं हो रहा है। ये बिंदु यानी x एंड y की वैल्यू इसमें रखने पर संतुष्ट नहीं हो रहा है, सैटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु इस लाइन पर का नहीं है, ये पॉइंट
इस लाइन पर लाइन नहीं करता है, इस लाइन पर स्थित नहीं है। नॉट स्थित, नॉट स्थित, नॉट लाइस, नॉट लाइस, मतलब विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। अब देखो दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में फॉलोइंग में से कौन सी रेखा मूल बिंदु से ऑरिजिन से होकर गुजरती पास होती है? 2x माइनस 3y बराबर 0, 5x प्लस 6y बराबर 4, 2x प्लस 2y बराबर 3 एंड x माइनस y इक्वल टू 1। देखो कैसे बनेगा वो जरा सोचो। देखो सबसे पहले यहाँ पर हियर इसको ऑरिजिन बोलते हैं, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, और इसका निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ये मूल बिंदु मतलब ये दोनों लाइन के इंटरसेक्शन को प्रतिच्छेद को मूल बिंदु बोलते हैं, यानी ऑरिजिन बोलते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक 0 0 होता है, मतलब x भी 0 y भी 0 होता है, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अब यहाँ पर देखो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लाइन इस मूल बिंदु में से गुजरता होगा, इस ओरिजिन में से पास होता होगा, वो रेखा इस मतलब वो लाइन ये 0 0 को संतुष्ट करेगा, सैटिस्फाई करेगा। फिर से देखो हमें निकालना है कि कौन सा लाइन ये सेंटर में से, ये सेंटर मतलब ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से गुजर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि कोई भी लाइन ओरिजिन से गुजरेगा यानी कि मूल बिंदु से पास होते हैं, देखो ये 0 0 उस लाइन को सैटिस्फाई करेगा, 0 0 उस लाइन को सैटिस्फाई करेगा। मतलब ये 0 0 उस लाइन के ऊपर का एक बिंदु हो गया, उस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट है, इसलिए ये पॉइंट यानी 0 0 उस लाइन को सैटिस्फाई करेगा। ध्यान देखो यहाँ पर हमें पहले से ही पता है कि यहाँ पर आंसर ए ही होगा, ए ही होगा। देखो 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 हमें क्या रखना है, हमें x बराबर भी 0 रखना है एंड y बराबर भी 0 रखना है, हमें x बराबर भी 0 रखना है एंड y बराबर भी 0 रखना है। देखो यहाँ पर जैसे ही हमने x बराबर 0 रखा, 2 गुणा 0 0 हो गया, ये 0 हो गया, y बराबर 0 रखना है तो यहाँ भी 0 हो गया, तो 0 माइनस 0 0 ही तो होगा, सैटिस्फाई हो गया, सैटिस्फाई हो गया। मतलब ये लाइन ये रेखा ओरिजिन में से पास हो रहा है, यानी देखो विकल्प ए यहाँ पर सही विकल्प होगा। अब देखो यहाँ पर नॉलेज के लिए हम देखो ये 0 0 देखो ये आंसर हो गया, तो इसका उल्टा मीनिंग ये हुआ कि ये 0 0 ये बाकी के तीनों में रखने पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए, सैटिस्फाई नहीं होना चाहिए। किसी ये हमारा आंसर हो गया, मतलब अब आगे ये 0 0 ये तीनों में रखने पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ये तीनों गलत आंसर होने चाहिए, वो चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। ध्यान देखो यहाँ पर x की जगह पर हमने 0 रखा, 5 गुना 0 हो गया, y की जगह पर हमने 0 रखा, तो यहाँ पर भी 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 0 0 होता है। अब हमें पता है कि 0 बराबर 4 नहीं होता है, 0 बराबर 4 नहीं होता, मतलब संतुष्ट नहीं हो रहा है, सैटिस्फाई नहीं हो रहा है। मतलब ये लाइन देखो ये रेखा ओरिजिन में से नहीं गुजर रहा है,
मूल बिंदु में से पास नहीं हो रहा है, तो यानी ये आंसर हमारा नहीं है। अब इसमें देखो यहाँ पर हमें x बराबर 0 लेना है, y बराबर भी 0 लेना है। देखो यहाँ पर 2 गुणा 0 0, यहाँ पर भी 0, 0 प्लस 0 होगा, तो 0 बराबर 3 नहीं होता है, मतलब 37 नहीं हो रहा है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं। सिमिलरली यहाँ पर भी 0 माइनस 0 0 होगा और 0 बराबर 1 नहीं होता है, मतलब यहाँ पर भी 37 नहीं का, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है, मतलब ये ही हमारा आंसर है, ये ही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है, जवाब है। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण बिंदु -4 से संतुष्ट नहीं, यानी सैटिस्फाई नहीं हो रहा है, और ये इक्वेशन दिए है। देखो पहली बात यहाँ पर यार हमें निकालना है कि ये -4 से संतुष्ट नहीं है, सैटिस्फाई नहीं, हमें यहाँ पर उल्टा निकालना है, संतुष्ट। देखो यहाँ पर आपको पहले ये ध्यान से देख लेना है, आपको पहले ये ध्यान से देख लेना है कि संतुष्ट होना चाहिए या संतुष्ट नहीं होना चाहिए, सैटिस्फाई होना चाहिए या फिर सैटिस्फाई नहीं होना चाहिए, यस और नो, वो पहले देख लेना होता है, ध्यान से अटेंशन। देखो यहाँ पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर x बराबर -4 है और y बराबर 8 है, पहला x -4 है, y दूसरा 8। देखो यहाँ पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए, नॉट सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमें x बराबर -4 और y बराबर 8 रखना है, पुट। देखो इसको हम ये पहले इक्वेशन में रखते हैं, फर्स्ट समीकरण में रख देने। यहाँ देखो -4 x की जगह पर हमने रखा, तो यहाँ पर देखो ये -8 हमें मिलेगा, और यहाँ पर 8 या 24, यानी देखो यहाँ पर 24 - 8 मिलेगा, और 24 - 8 24 - 8 16 होता है, 16 होता है, 16 होता है 16, मतलब 16 बराबर 16 आ जाता है, 16 इक्वल टू 16 आ जाता है, मतलब ये इक्वेशन सैटिस्फाई हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, किससे? इस पॉइंट से, इस बिंदु से, और हमें निकालना है संतुष्ट नहीं होना चाहिए, सैटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, मतलब ये हमारा आंसर नहीं। अब अगला देखिए, ये 3x + 2y बराबर 4 है। देखो x बराबर -4 लेना है, y बराबर 8 लेना। ये देखो आगे यहाँ पर ये देखो x बराबर हमें -4, देखो यहाँ पर 4 दिया -12 मिलेगा, यहाँ पर हमें -12 मिलेगा। देखो यहाँ पर 8, तो 8 दूनी 16, मतलब यहाँ पर 16 देखो 16 देखो 16 - 12 है, 16 - 12 है, 16 - 12, then 16 - 12, 16 - 12, 16 - 12, 4 होते, 4 आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, मतलब संतुष्ट हो रहा है, ये इक्वेशन, ये पॉइंट इस लाइन को संतुष्ट कर रहा है, मतलब ये भी हमारा आंसर। सिमिलरली थर्ड में रखते हैं, देखो x बराबर -4 यहाँ पर रहेगा, आगे y 8, तो 8 दूनी 16, यानी 16 - 4 12 ही होता है, यहाँ भी संतुष्ट हो रहा है, मतलब एक ही बचा, यानी यही हमारा आंसर होगा। कैसे? देखो यहाँ पर x बराबर में -4 रख देंगे, यहाँ देखो ये -12 होगा, -12 भाई, देखो यहाँ पर y 8, तो यहाँ पर -12 -8 होगा, -12 -8 होगा, ऋणात्मक 12 ऋणात्मक 8 होगा, यानी इधर हमें -20 मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी इधर हमें -20 मिलेगा, ऋणात्मक
20 में, जबकि इधर प्लस में 20 है, मतलब यहाँ पर संतुष्ट नहीं हो रहा है। ये पॉइंट इस लाइन को संतुष्ट नहीं करे, वो ही हमें निकालना था, यानी कि यही हमारा आंसर है, डी ही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, देखो ये क्वेश्चन को देखने से पहले यहाँ पर हमें थियोरी समझना पड़ेगा। देखो थियोरी समझना पड़ेगा, थियोरी समझना पड़ेगा। देखो पहले देखो यहाँ पर देखो आपको याद करके रखना है कि रिमेंबर करके रखना है। देखो लाइन का यानी कि रेखा का, लाइन का यानी कि रेखा का, लाइन का यानी कि रेखा का, रेखा का, रेखा का जनरल इक्वेशन यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी व्यापक स्वरूप, व्यापक स्वरूप, व्यापक स्वरूप ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। फिर से रेखा का यानी कि लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी जनरल इक्वेशन यानी कि व्यापक स्वरूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर ये जो a है वो a x का कोएफिशिएंट यानी गुणांक है। सिमिलरली ये जो b होता है ये by का कोएफिशिएंट यानी गुणांक है। और ये दोनों कॉस्ट देखो, और c यहाँ पर कांस्टेंट है, अचल है, c कांस्टेंट है, अचल है। इन शॉर्ट यहाँ पर a b एंड c तीनों ही अचल होगा, कांस्टेंट होगा। a b एंड c तीनों ही कांस्टेंट होता है, अचल होता है, मतलब फिक्स रहता है, ये बदलता नहीं है, ये चेंज नहीं होता। देखो ये x एंड y वेरिएबल होता है, चल होता है, वेरिएबल होता है, चलो ये बदलता रहता है, ये चेंज होते रहता है, ये बदलता रहता है, बदलता रहता है। देखो अब यहाँ पर हमें दो इक्वेशन लेना है, हमें लाइन का यानी रेखा का दो समीकरण लेना है, टू इक्वेशन लेना है। इसलिए देखो यहाँ पर इसको नेम हमने a1x b1y c1 बराबर 0 दिया, मतलब हमने 1 लगा दिया, तो पहला समीकरण हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन लाइन का हमने लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन हमने लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये a2 b2 और c2 यहाँ पर कांस्टेंट है, अचल है, कांस्टेंट है, अचल है। और देखो यहाँ पर b2 देखो ये y का कोएफिशिएंट है, और ये x देखो ये a2 x का कोएफिशिएंट, ये a2 x का गुणांक है, a2 इस x का गुणांक है यानी कि कोएफिशिएंट है। अब यहाँ पर देखो तीन कंडीशन होती है, तीन शर्त होती है। देखो पहली शर्त, पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन देखो यदि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 होता है, देन ये दोनों लाइन संपाती होता है, संपाती होता है, संपाती होता है, यानी इंग्लिश में कोइंसिडेंट होता है, कोइंसिडेंट होता है। फिर से यदि यहाँ पर देखो ये a1 डिवाइड a2 बराबर ये b1 डिवाइड b2 बराबर ये c1 डिवाइड c2 होता है, तो देन ये दोनों लाइन संपाती होता है, यानी इंग्लिश में कोइंसिडेंट होता है, और कोइंसिडेंट होता है, और इसका अनंत सॉल्यूशन निकलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलता है, असीमित हल निकलता है। फिर से एक बार देखो, पहले तो संपाती रेखा क्या होता है, यानी कोइंसिडेंट लाइंस क्या होता है उसको देखना पड़ेगा। सपोज हमने ये एक लाइन लिया और उसी के ऊपर मान लो सपोज दूसरा लाइन आ गया, दूसरा लाइन इसी पर आ गया, ये दोनों लाइन
को संपाती रेखाएं बोलते हैं। इंग्लिश में कोइंसिडेंट लाइन्स बोलते हैं। मतलब एक पर ही दूसरा लाइन, एक लाइन पर ही दूसरा लाइन, मतलब सेम ही हो गया, एक ही हो गया, सेम ही हो गया, एक ही हो, तो उसको संपाती रेखा बोले। ओवरलैपिंग हो जाएगा, एक के ऊपर एक होगा तो उसको संपाती बोलते हैं, संपाती रेखाएं बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स बोलते हैं। इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। क्यों? वह देखो सीधी बात है, देखो ये पहले लाइन पर जितने बिंदु होगा उतना ही बिंदु दूसरे लाइन के पर ही होगा। फिर से जितने बिंदु एक लाइन पर होगा उतना ही बिंदु दूसरे लाइन पर होगा, मतलब बिंदु सेम होगा, तो ये अनंत सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, अनंत हल निकलेगा, असीमित हल निकलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा। इन शॉर्ट यदि a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2 हो रहा है, ये हो रहा है, तो देखो यहाँ पर ये दोनों लाइन संपाती होगा, कोइंसिडेंट होगा, मतलब एक के ऊपर एक, मतलब सेम ही होगा, एक ही लाइन हो जाएगा। भले आपको दिखने में अलग अलग लगेगा, लाइन दिखने में आपको भले अलग अलग लगेगा, पर ये एक्चुअल में काटपीट करने से एक ही निकलेगा, काट-कूट करने से वो एक ही निकलेगा, सेम ही निकलेगा, आइडेंटिकल ही निकलेगा, और उसका सॉल्यूशन अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, सेकंड कंडीशन, यदि देखो a1 by a2 बराबर b1 by b2 पर नॉट इक्वल टू c1 by c2 है, देन देखो ये दोनों लाइन, दोनों रेखा समानांतर होगा, पैरेलल होगा, दोनों लाइन समानांतर होगा, पहले हमने एक दूसरे को कभी भी मिलेगा नहीं, एक दूसरे को कभी भी काटेगा नहीं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो बिंदु इस लाइन पर होगा वो इस पर तो आएगा ही नहीं, मतलब कॉमन बिंदु कोई भी नहीं निकलेगा, उभय निष्ठ पॉइंट नहीं निकलेगा, तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, हल निकलेगा ही नहीं, यानी इसका सॉल्यूशन यानी हल एक भी नहीं निकलेगा, इसका सॉल्यूशन एक भी नहीं निकलेगा, इसका सॉल्यूशन एक भी नहीं निकलेगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। नो एनी सॉल्यूशन, 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 एक भी हल नहीं निकलेगा। तो ये कंडीशन आपको याद करके रखनी। और देखो थर्ड कंडीशन और लास्ट कंडीशन, यदि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता है, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो देख b1 by b2 ये दोनों रेशो बराबर नहीं है, तो देन ये लाइन कैसा बनेगा? ये लाइन ये लाइन देखो हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो मान लो एक लाइन हमारा ऐसा हो गया और दूसरा लाइन हमारा ऐसा है, देखो ये एक बिंदु पर टच करेगा, एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, वन पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगा। सीधी सी बात है, यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, एक ही हल निकलेगा। ये पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ओनली वन सॉल्यूशन निकलेगा, एक ही हल निकलेगा। मतलब यहाँ पर ऐसे केस में, थर्ड केस में प्रतिच्छेदी रेखा में, इंटरसेक्टिंग लाइन में सॉल्यूशन यानी हल एक ही निकलता है, हल एक ही निकलता है, यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी अद्वितीय हल निकलता है, अद्वितीय
दूसरा नहीं, द्वितीय नहीं, मतलब एक ही, एक ही, एक ही। इसका सॉल्यूशन एक ही निकलता है, मतलब इसका सॉल्यूशन अद्वितीय निकलता है, मतलब द्वितीय नहीं, दूसरा नहीं, यानी इंग्लिश में यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। फिर से करें, ये तीनों को हम किसे एक बार रिपीट कर देते, पुनरावर्तन कर जाते। देखो पहली बात, यदि ऐसा है तीनों का रेशियो बराबर है तो ये दोनों लाइन संपाती होगा, कोइंसिडेंट होगा, तो ऐसे केस में इनफाइनाइट हल निकलते हैं। दूसरा कंडीशन, ये दोनों रेशियो बराबर है पर तीसरे के बराबर नहीं है, सीमा से के बराबर नहीं है, तो इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, समानांतर होगा। और थर्ड केस, ये A1 B1 वाला ये रेशियो नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होता है, प्रतिच्छेदी होता है, तो यहाँ स्पष्ट बात है कि ये एक ही हल निकलेगा, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। अब इसका यूज हम ये तीनों प्रश्न में करिए, ये तीनों सवाल में करिए, इसको आप बहुत अच्छे से दृढ़ कर लेना है, दिमाग में इसको फिट कर लेना है, फिटिंग कर लेना है। Nah, bab nisan kita, yes. Jawab मंत्र बच्चे वाले। तो देखो प्रश्न देखो, केक का, देखो ये तो हमने देख लिया था, नहीं ये बात है, देखो इसको हमने देखा था, यहाँ तक हो गया था, ये डीट आ गया था, इसको हमने देखा, यहाँ तक बात है, यहाँ से देखते हैं अब आगे। के किस मान के लिए, यानी के की किस वैल्यू के लिए रैखिक समीकरण, मतलब रैखिक समीकरण प्रणाली, रैखिक समीकरण प्रणाली मतलब लीनियर इक्वेशन सिस्टम, लीनियर इक्वेशन सिस्टम 2x + 3y = 2k एवं n 5x + ky = -2k अद्वितीय हल है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक ही हल निकले, वन ही सॉल्यूशन निकले। k नॉट इक्वल टू 15/2, k नॉट इक्वल टू 4, k नॉट इक्वल टू 8 एंड लास्ट k नॉट इक्वल टू 13/2। देखो पहले तो यहाँ पर बोला है कि देखो पहले हम देखो यहाँ पर देखो इक्वेशन लिखना यहाँ पर जरूरी नहीं है, देखो लिख लेते, देखो यहाँ पर देखो ये देखो न लिखे तो अभी चल जाएगा। देखो अद्वितीय, देखो हमने अभी बताया कि बोला है कि अद्वितीय के लिए देखो कंडीशन ये होता है, शर्त ये होता है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना। दिन आगे देखो यहाँ A1 क्या है, देखो ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। देखो यहाँ पर A1 मतलब x का कोएफिशिएंट, x का गुणक ये 2 है, तो यहाँ पर A1 की जगह पर 2 आएगा, बट A2 मतलब ये दूसरे समीकरण के x का कोएफिशिएंट, x का गुणक कितना है, ये 5 है, तो यहाँ पर बट्टे में 5 आएगा, नॉट इक्वल टू B1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट, y का गुणक कितना है, ये 3 है, +3 है, यानी 3 है 3 है 3 है, और बट्टे में B2 मतलब
सेकंड इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट, y का गुणा कितना है, ये प्लस के है, मतलब के है, के तो हमें ऐसा मिलेगा। अब हमें निकालना है ये के का मान, के का वैल्यू, तो इसको हल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आगे, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ये नॉट इक्वल टू इक्वल की तरह ही काम करता है। ये जो नॉट इक्वल होता है वो इक्वल की तरह ही काम करता है, मतलब बीच में सिर्फ नॉट इक्वल रहेगा, बाकी काम तो इक्वल की तरह ही करता है। मतलब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चौकड़ी गुणा करना पड़ेगा। यहाँ देखो ये 2 के हो जाएगा इधर, और इधर 5 या 15 का, तो आगे के बराबर 15/2 15 डिवाइड होगा। मतलब देखो ये दोनों इक्वेशन में के की जगह पर, यानी के प्लेस पर, देखो नहीं उल्टा है, देखो यहाँ पर देखो नॉट इक्वल है, तो यहाँ पर भी नॉट इक्वल आएगा, नॉट इक्वल आएगा, मतलब के नॉट इक्वल टू 15/2 के लिए, के नॉट इक्वल टू 15/2 के लिए इसके लिए ये दोनों इक्वेशन का अद्वितीय हल निकलेगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। फिर से के नॉट इक्वल टू 15/2 के लिए ये दोनों इक्वेशन का अद्वितीय हल निकलेगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। देखो ये के नॉट इक्वल टू 15/2 हमारा सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। अब अगला देखिए, के का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरणों की प्रणाली, यानी इक्वेशन का सिस्टम के x + 3y = 26 और 21x + k + 2y = 71 + k के असीमित, यानी कि अनंत, यानी इनफाइनाइट कहीं हल हो, कहीं सारे सॉल्यूशन हो, 9 7 से और 0। अब यहाँ पर देखो असीमित है, यहाँ पर कंडीशन कौन सा लगेगा, यहाँ पर कंडीशन पहला लगेगा, फर्स्ट लगेगा, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 लगेगा। कंडीशन सर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 लगेगा। अब यहाँ पर 2 को पकड़ना पड़ेगा, 2 टर्म को पकड़ दें, यहाँ पर के का वैल्यू निकले, तो हम ये दोनों को ले लें, इसको हम नहीं लेते हैं, ये दोनों को हमने पकड़ लिया। यहाँ पर देखो a1 मतलब x का कोएफिशिएंट के ऊपर आएगा के बटा a2, मतलब दूसरे में x का कोएफिशिएंट 21 है, 21 है, बराबर b1 मतलब इसमें y का गुणा कितना है, +3 यानी 3 है, बटा b2 मतलब सेकंड का कोएफिशिएंट का गुणा, मतलब y का कितना है, k प्लस, देखो यहाँ पर आगे में देखो यहाँ पर आगे में प्लस है तो ये प्लस में आएगा, यदि माइनस में होगा तो माइनस भी आएगा, वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्लस में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर ये k+2 आएगा, बट्टा में k+2 आएगा, ऐसा हमें इक्वेशन प्राप्त होगा। तब इसको हल करके हमें k का वैल्यू निकालना है, k का मान निकालना है। देखो यहाँ पर देखो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखो ये k² + 2k बराबर 63 होगा, k² + 2k बराबर 63 होगा, ऐसा मिलेगा। अब देखो आगे देखो ये -63 बराबर 0 होगा, यानी हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, द्विघात समीकरण मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, द्विघात समीकरण मिलेगा। इसको हमें हल करना है और k का वैल्यू निकालना। देखो यहाँ पे पहली बार हमें देखो ये 63 को ऐसे तोड़ना है, सब्ट्रैक्शन होके +2 आंसर आएगा, घटा होके +2 आंसर आएगा। ध्यान देखो ये 63 का ऐसा गुणनखंड 9 और 7 होगा, 9 and 7 होगा, 9 and 7 होगा, मतलब 9 7 63 होता है। अब यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करके +2 लेना है, सब्ट्रैक्शन करना है मतलब ऑल्टरनेट साइन आएगा,
और लाना है आंसर में प्लस में, मतलब बड़े को प्लस का साइन देना पड़ेगा, छोटे को माइनस साइन देना पड़ेगा। तो इक्वल ये 2 होगा, यानी +2 होगा, प्लस यानी 2 होगा। और यहाँ पर k मल्टीप्लाई, इधर भी करो k मल्टीप्लाई, दोनों तरफ ने k से गुणा किया, मतलब ये +2 के की जगह पर हम ये +9 के -7 के लिख सकते हैं, +2 की जगह पर हम ये +9 के -7 के लिख सकते हैं। ये सॉल्यूशन निकल जाएगा, इसका हल निकल जाएगा। ये चीजें हमने कई बार जियोमेट्री में बता दिए, ज्यामिति में बता दिए, जियोमेट्री में कई बार आ चुका है, डिटेल में समझा दिया है। देखो आगे यहाँ पर ये स्क्वायर का प्लस, देखो +2 के प्लस इसके बराबर ये +9 के -7 के हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये -7 पहले भी लिख सकते हो और इसको बाद में भी लिख सकते हो, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और आगे देखो लास्ट में -63 बराबर ये 0 होगा। तो आगे देखो ध्यान पर ये दो पद है, ये दो पद, दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, उभय निकले। यानी आप देखो ये दो पद में देखो यहाँ पर k कॉमन, यहाँ पर बच्चा k तो किसमें बच्चा 9। आगे ये दोनों पद में देखो ये माइनस कॉमन निकलेगा और संख्या में 7 कॉमन निकलेगा। यहाँ पर देखो पहले में बच्चा k, देखो यहाँ पर ये माइनस हमने कॉमन लिया है, इसलिए माइनस बदल कर प्लस हो जाएगा। और यहाँ से हमने 7 कॉमन लेते हैं, यहाँ 9 बचेगा, बस 9 7 फिर से देखो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर हमने दोनों में से के कॉमन लेते हैं, के बच्चा प्लस इसमें 9 बच्चा। अब इसमें आगे पहले माइनस है, मतलब माइनस भी कॉमन निकलते हैं। यहाँ देखो माइनस कॉमन हो गया, वो 7 भी कॉमन गया, यहाँ पर बच्चा के, और यहाँ से माइनस हमने कॉमन है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। और यहाँ पर 9 से होता है 9 × 7 63 होता है, जिसमें 7 बाहर है तो अंदर में 9 बच्चा होगा, ये इक्वल 0 होगा। अब फिर से हमारे पास ये दो पद है, तो इसमें फिर से कॉमन निकले, मतलब देखो इसमें k + 9 कॉमन निकलेगा। देखो 2 बार कॉमन निकलता है, इसमें भी कॉमन निकलता है, उसमें भी कॉमन। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आपने जरूर गड़बड़ मारा, ये निश्चित है। देखो पहले इसमें भी, देखो इसमें से भी कॉमन निकलते हैं और फिर से ये दोनों में से भी कॉमन निकलते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ ये होता है कि आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया होगा, गड़बड़ किया होगा। यहाँ पर k + 9 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर बच्चा के मतलब यहाँ पर बच्चा 7, k + 9 कॉमन बाहर, यहाँ पर बच्चा k माइनस यहाँ पर बच्चा 7 और इक्वल ये 0 है, यानी हमें ऐसा मिलेगा। तो आगे क्या होगा, ये देखो इसको हम हटा देते हैं, ये हमने देख लिया है, इसको हम मिटा देते हैं। देखो आगे देखो यहाँ पर क्या हो, देखो यहाँ पर ये k + 9 बराबर भी 0 होगा और ये k - 7 भी 0 होगा, ये दोनों के बराबर 0 होगा, मतलब दो संख्या का गुणा 0 है, ये दोनों संख्या 0 होगा, मतलब ये भी 0 हो सकता है या फिर ये भी 0 हो सकता है, पहला संख्या भी 0 हो सकता है या फिर दूसरा संख्या भी 0 हो सकता है। ये डिटेल हमने ऑलरेडी जियोमेट्री में डिटेल से बता दिया, विगतवार समझा, इसलिए हम यहाँ पर विगतवार नहीं समझाएंगे। तो आगे जरा देखो यहाँ पर k बराबर हमें -9 मिलेगा, ऋणात्मक 9 मिलेगा, और यहाँ से हमें k 7 मिलेगा, +7 मिलेगा, यानी यहाँ पर हमें k का वैल्यू 2 मिलेगा, k का वैल्यू 2 मिलेगा, एक 7 और दूसरा -9, तो ये दोनों ही सही आंसर होगा, ये दोनों ही सही आंसर होगा। मतलब ये दोनों इक्वेशन में आपने 7 लिया, k की जगह पर 7 लिया, या फिर k की जगह पर -9 लिया,
तो देखो क्या होगा, उससे हमें असीमित हल मिलेगा, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, अनंत हल मिलेगा। यानी ये दोनों ही हमारा सही आंसर, पर ऑप्शन में एक ही दिया गया। ऑप्शन देखो यहाँ पर 7 दिया, 7 दिया, इसलिए देखो ये 7 आंसर है, मतलब विकल्प बी सही विकल्प है। और लास्ट देखिए के किस मान पर, देखो एक क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ो। देखो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि के किस मान पर, यानी किस वैल्यू के लिए रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन 3x - 2y = 13a के x - 8y = 40 का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, नो एनी सॉल्यूशन, नो एनी सॉल्यूशन मतलब जीरो, मतलब देखो कोई हल नहीं मतलब नो एनी सॉल्यूशन, नो एनी सॉल्यूशन मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, कोई पण कॉमन पॉइंट नहीं होगा, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। तो ऐसा हमें के का वैल्यू निकाले, मतलब के का कौन सा वैल्यू हम रखे जिससे ये दोनों लाइन समानांतर हो जाए, पैरेलल हो जाए, वो हमें बताना है। तो ये कंडीशन लगा दो, शर्त लगा दो। कंडीशन ये बोलती है, देखो यहाँ पर कोई नहीं, कोई हल नहीं के लिए, यानी पैरेलल के देखो कंडीशन शर्त a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 होगा, पर नॉट c1 बट्टा c2 होगा। कंडीशन ये होता है a1 a2 देखो b1 b2 बराबर होगा, पर c1 c2 के बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। ये शर्त होता है, ये कंडीशन। तो यहाँ पर देखो हम इसको उठा लेते हैं, इसका जरूरत नहीं, हम ये दोनों को उठा लेते हैं। देखो यहाँ पर a1 मतलब इसमें x का गुना कितना है 3 है, बट्टा a2 इसमें x का गुना कितना है k है, इक्वल b1 इसमें y का कोएफिशिएंट गुणा, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो -2 है, यहाँ पर -2 रखना है, सिर्फ 2 ना लिखना है, -2 लिखना है, माइनस साइन भी लिखना है, सिर्फ 2 ही लिखा आपने तो गलत होगा। और लास्ट में b2 मतलब इसमें y का कोएफिशिएंट, y का गुणा कितना है -8 है, तो हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा प्राप्त होगा। आगे इसको हल करो तो आगे ध्यान करो, माइनस माइनस गया, 2 चौके 8, ये 4 किया 12 बराबर होगा, के का वैल्यू 12 होगा। मतलब के बराबर 12 रखने पर कोई हल नहीं निकलेगा, नो एनी सॉल्यूशन, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। 12 हमारा ठीक आंसर है, राइट आंसर, यानी देखो ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।